नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। आप देख रहे हैं न्यूज नाइट, आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। और आज लंबे समय से संसद में जो हमें गतिरोध देखने को मिल रहा था, आज कुछ अलग हालात दिखे। गुरुवार को लोकसभा में जब दिल्ली के अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय शासन संशोधन बिल चर्चा के लिए आया, तो मॉनसून सत्र में पहली बार विपक्ष ने लोकसभा में चर्चा में हिस्सा लिया। और चर्चा में जवाब के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात पर खुशी भी जताई। बिल लोकसभा से पास भी हुआ। बताएंगे आपको इस बिल के प्रावधानों के बारे में, लेकिन साथ ही आपको बताएंगे कि राज्यसभा में कैसे गतिरोध के बीच भी हो रहा है कामकाज। प्रेस और नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रेशन बिल के फायदे भी बताएंगे आपको, और साथ ही होगी इस पर भी खास चर्चा। और चर्चा होगी ज्ञान वापी पर हाई कोर्ट के फैसले पर। लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। लोकसभा से पास हुआ दिल्ली के अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय शासन संशोधन बिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, संसद को दिल्ली से जुड़ा कानून बनाने का पूरा अधिकार। दिल्ली सरकार पर शाह का निशाना, कहा आपका मकसद सेवा नहीं बल्कि बंगले का भ्रष्टाचार छुपाना। 2024 में फिर से मोदी सरकार आने की भरी हुंकार। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील कुमार रिंकू ने वेल में आकर फाड़ा कागज। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के प्रस्ताव के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सुशील कुमार रिंकू को मॉनसून सत्र से किया निलंबित। संसद में जारी है विपक्ष का हंगामा। राज्यसभा में विपक्ष का वॉकआउट। गतिरोध के बीच ही निपट रहा है विधायी कामकाज। राज्यसभा में अब तट क्षेत्र खनिज विकास और विनियमन संशोधन बिल पास। प्रेस और नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रेशन बिल भी पारित। सूचना प्रसारण मंत्री ने कहा, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होगी सरल, प्रेस को मिलेगी आजादी। वाराणसी के ज्ञान वापी परिसर में होगा एएसआई का वैज्ञानिक सर्वे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका को किया खारिज। सर्वे शुरू करने का दिया आदेश, कहा न्याय हित में सर्वे। तमाम पक्षों ने किया फैसले का स्वागत। मुस्लिम पक्ष जा रहा है सुप्रीम कोर्ट। राजस्थान सरकार पर बीजेपी का जारी है हमला। लाल डायरी में छिपे भ्रष्टाचार की घटनाओं को बताया बोफोर्स घोटाले जैसा। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, राजस्थान सरकार के विभिन्न घोटालों को लेकर जल्द ही आएंगी और डायरियां। कानून व्यवस्था के मसले पर भी गहलोत सरकार पर साधा निशाना। भारत के साथ वार्ता की पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की टिप्पणी पर विदेश मंत्रालय का पलटवार। कहा, सभी देशों के साथ चाहते हैं मैत्रीपूर्ण संबंध, लेकिन इसके लिए आतंक और शत्रुता से मुक्त वातावरण है जरूरी। दुनिया में बज रहा है भारत की अर्थव्यवस्था का डंका। अमेरिकी वैश्विक ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने भारत की रेटिंग को अपग्रेड करके किया ओवरवेट। भारत में हुए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स बने फैसले की बड़ी वजह। चीन को लगा झटका, रेटिंग हुई डाउनग्रेड। मेरी माटी मेरा देश अभियान में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए सरकार ने बनाया पोर्टल। कोई भी व्यक्ति मिट्टी या मिट्टी के दिए के साथ कर सकता है सेल्फी अपलोड। देश के हर क्षेत्र की मिट्टी को इकट्ठा करने वाली एक अमृत कलश यात्रा का भी होगा आयोजन। 7,500 कलश में मिट्टी लाकर दिल्ली में अमृत वाटिका होगी स्थापित।
और बात करते हैं दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े अध्यादेश की जगह लाए गए विधेयक को लोकसभा ने गुरुवार को मंजूरी दे दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बिल पर हुई बहस का जवाब देते हुए दिल्ली की केजरीवाल सरकार के साथ साथ विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र को दिल्ली से जुड़े कानून बनाने का अधिकार हासिल है। चर्चा के दौरान आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील कुमार रिंकू ने वेल में आकर कागज फाड़ा, जिसके बाद उन्हें मॉनसून सत्र से निलंबित कर दिया गया। हम विपक्ष में रहते हुए समर्थन करेंगे, क्योंकि हमें गठबंधन बनाना है। इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। मेरी अपील है विपक्ष के सदस्यों को कि आप दिल्ली की सोचिए, अलायंस की मत सोचिए। अलायंस से फायदा नहीं होने वाला है। अलायंस होने के बाद भी पूर्ण बहुमत से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की यह हुंकार बता रही है कि केंद्र सरकार दिल्ली के अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े विधेयक के पास होने को लेकर कितना आश्वस्त थी। गुरुवार दोपहर बाद लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों की सदन में मौजूदगी के साथ ही दिल्ली में अध्यादेश के बदले लोकसभा में पेश किए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन बिल पर चर्चा शुरू की गई। चर्चा की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार को दिल्ली से जुड़े विषयों पर कानून बनाने का पूरा अधिकार है। आम आदमी पार्टी पर करारा वार करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आपका मकसद सेवा नहीं बल्कि बंगले का भ्रष्टाचार छुपाना है। 2015 में यहाँ स्थिति बदली और यहाँ एक ऐसे दल की सरकार आई जिसका मकसद, मुझे कोई झिझक नहीं है कहने में, जिसका मकसद सेवा करना है ही नहीं, झगड़ा करना। प्रॉब्लम ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार का नहीं है। विजिलेंस को कंट्रोल में लेकर बंगला जो बना दिया है, इसका सत्य छुपाना है। जो भ्रष्टाचार हो रहा है, इसका सत्य छुपाना है। कांग्रेस, टीएमसी सहित तमाम विपक्षी दलों ने इस बिल के विरोध में अपने तर्क रखे, तो बीजेपी की ओर से बिल का समर्थन किया गया। In the ruling, the Constitution bench held that although Delhi could not be accorded the status of a state, the concept of federalism would still apply to it. असली कहानी शीश महल की कहानी है। असली कहानी विजिलेंस और नॉन विजिलेंस रिलेटेड मैटर्स की कहानी है। और जब ये लोग मोरालिटी की बात करते हैं तो मैं याद दिलाना चाहती हूं कि 90 बार 356 को इस्तेमाल करके चुनी हुई राज्य सरकारों को जिन लोगों ने डिसमिस किया, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात ना करें तो बेहतर है। ये बिल दिल्ली के झुग्गी वासियों का, दिल्ली के गरीबों का, दिल्ली की महिलाओं का, सबके अधिकार की रक्षा करने वाला है। चर्चा के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसका जवाब दिया और साफ कहा कि संसद को कानून बनाने का पूरा अधिकार है। दिल्ली राज्य ही नहीं है, ये तो संघ प्रदेश है और संघ प्रदेश में भी राजधानी क्षेत्र है, जो एक विशेष आर्टिकल के तहत बनाया गया। अनुच्छेद 239 ए 3B के तहत संसद को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र या उसके किसी भी भाग के लिए, उसके संबंधित किसी भी विषय के लिए कानून बनाने का पूर्ण अधिकार है। अध्यादेश के बदले लाए गए इस बिल को अब लोकसभा ने पारित कर दिया है। साथ ही बिल के विरोध के लिए लाया गया विपक्ष का प्रस्ताव भी खारिज हो गया है। अब ये बिल राज्यसभा में पेश किया जाएगा। जिस तरह से लोकसभा में बीजेडी का समर्थन एनडीए सरकार को मिला है, उससे इस बिल के राज्यसभा से भी पारित होने की राह आसान हो गई है। पार्लियामेंट टीम, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो दिल्ली का ये बिल पास हो गया है, जिसको लेकर विपक्ष ने काफी शोर भी मचा रखा था। लेकिन अब जबकि तमाम प्रावधान भी सामने आ रहे हैं और आज जब संसद में गृह मंत्री ने तमाम बातों को सामने रखा, तो ये स्पष्ट किया कि किस तरीके से ये बिल दिल्ली और दिल्ली वासियों के हित में ही है। आइए आपके सामने तस्वीर रखते हैं इसी विधेयक को लेकर। ये नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट जो अब तक लागू था, उसमें बदलाव किया गया है इस विधेयक के नाते, इसलिए इसको संशोधन विधेयक 2023
बोला जा रहा है। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट में बदलाव, जिसके तहत कुछ प्रावधान, कुछ बदलाव ऐसे जिसके तहत क्या कुछ और प्रावधान इसमें डाले गए हैं, कैसे बदलाव आएगा दिल्ली के शासन प्रशासन में, उस बात को हम आपके सामने रखना चाहेंगे, क्योंकि यह है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023, जिसमें एलजी को सभी निकाय बोर्ड निगम के पदों पर नियुक्ति या नामांकन करने की विशेष शक्तियां ये संशोधन विधेयक प्रदान कर रहा है। और इसी वजह से दिल्ली सरकार इसके विरोध में खड़ी हुई थी। दिल्ली को सेवाओं के बारे में कानून बनाने का अधिकार यथावत रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि इस विधेयक में और क्या बदलाव आपके सामने आगे भी रखेंगे। इस विधेयक के तहत नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी, इसको बनाया जाएगा, इसका गठन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री अध्यक्ष होंगे, लेकिन साथ ही मुख्य सचिव और प्रधान गृह सचिव भी होंगे इस अथॉरिटी में, और तमाम निर्णय इनके द्वारा ही बहुमत से लिए जाएंगे। और यह अथॉरिटी जब बहुमत से फैसला लेगी तो उसी फैसले को आगे एलजी को सिफारिश भेजी जाएगी, जिसके आधार पर एलजी अपना निर्णय लेंगे। अगर अथॉरिटी में चूंकि 3 लोग हैं और अगर अथॉरिटी में जो निर्णय लिए जा रहे हैं उसमें कोई ऐसा प्रस्ताव है जिस पर सहमति नहीं है, तो फिर मतदान से फैसला किया जाएगा। तो तीनों व्यक्ति के बीच मतदान होगा, और अगर फिर भी मतभेद बना रहेगा तो एलजी का निर्णय अंतिम माना जाएगा। तो नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी के तहत जो ग्रेड ए ऑफिसर्स हैं दिल्ली सरकार के, लेकिन दिल्ली के जो दानिक अफसर हैं यानी जो दिल्ली काडर के ऑफिसर्स हैं, उनकी पोस्टिंग ट्रांसफर्स, उनकी विजिलेंस और इंसिडेंटल मामले जो भी आएंगे उन सबको ये अथॉरिटी ही देखेगी, जिसमें यही 3 लोग सदस्य होंगे। इसके तहत, इस विधेयक के तहत एलजी को जो अधिकार दिए गए हैं उसमें ऑफिसर का कार्यकाल क्या होगा ये एलजी ही निर्धारित करेंगे। उनकी सैलरी, उनकी ग्रेच्युटी, उनका प्रोविडेंट फंड आदि ये तय करने का अधिकार भी उपराज्यपाल के पास ही रहेगा। इसके साथ साथ एलजी को यह भी अधिकार रहेगा कि वो अधिकारियों की, उनकी क्या ड्यूटी होगी, उनकी क्या पावर्स होंगी, उनकी क्या पोस्टिंग्स होंगी, इन सबको भी तय करने का अधिकार उपराज्यपाल का होगा। वही ये तय करेंगे कि किसी पद के लिए अधिकारियों की योग्यता क्या होनी चाहिए, अधिकारियों की पेनल्टी, उनकी सस्पेंशन, यानी अगर कोई ऐसे मामले आते हैं जिसमें कानून को तोड़ा गया है तो ऐसे में उन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, ये भी एलजी ही निर्धारित करेंगे। तो अधिकारियों का एक तरीके से कह सकते हैं कि जो नियंत्रण है वो सीधे सीधे उपराज्यपाल के पास आ जाएगा। ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 के तहत कुछ बड़ी बातें, कुछ बड़ी चीजें जो सामने रखी हमने आपके, ये बिंदु महत्वपूर्ण है इन मामलों में, क्योंकि एक तरीके से कहा जाए तो जिस तरीके से उपराज्यपाल को अधिकार दिए गए हैं प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर, उनसे आने वाले वक्त में दिल्ली में जो योजनाएं हैं जिनका क्रियान्वयन किया जा रहा है उन सब पर भी केंद्र सरकार की नजर रहेगी। हालांकि जब उद्देश्य की बात की जाती है इस विधेयक की तो ये बात भी सामने आती है कि इसका उद्देश्य बहुत स्पष्ट है, क्योंकि ये राष्ट्रीय एनसीआर है ये और नेशनल कैपिटल रीजन है, इस वजह से इसमें ये जो नियंत्रण है केंद्र सरकार के पास लाया जाना, ये इन मायनों में प्रशासनिक नियंत्रण की जो बात करते हैं वो महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन एक बार बात कर लेते हैं संसद की, क्योंकि संसद की जब हम बात करते हैं तो आज एक बार फिर, हालांकि संसद में शुरुआत में विपक्ष का हंगामा जरूर देखने को मिला, लेकिन साथ ही साथ विधायी कार्य भी हुआ और लोकसभा में महत्वपूर्ण डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 पेश किया गया। तो वहीं दिल्ली सेवा बिल पर भी लोकसभा में चर्चा हुई। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के सभापति द्वारा सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के साथ बैठक करने के बाद उच्च सदन में भी विधेयकों पर चर्चा देखने को मिली। खनिज विकास और विनियमन संशोधन बिल और प्रेस और नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रेशन बिल 2023 पारित भी कर दिए गए। संसद के दोनों सदनों में मौजूदा सत्र में मणिपुर मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा जारी है। हालांकि हंगामे के बीच सरकार अहम कामकाज भी निपटा रही है। लोकसभा की कार्यवाही सुबह विपक्ष के हंगामे के चलते बाधित हुई, जिसके बाद प्रश्नकाल थोड़ी देर ही चल पाया और सदन 2 बजे तक स्थगित करना पड़ा। वहीं राज्यसभा में मणिपुर पर चर्चा हो, इसको लेकर एक बार फिर से सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के नेता अपने अपने तर्क रखते नजर आए। The issue is the people of this country want to hear us on Manipur. We as an opposition, all of us, including our respected leader, sir, we want this discussion on Manipur. We are not here to show ego or arrogance. I will appeal through you to the leader of the house. Manipur, sir, needs care, needs healing, needs to listen to the voice of consolation. This government from day one has been keen for a debate on Manipur.
We stand with the people of Manipur. We believe that a good debate is in the interests of all sections of society and the country. हालांकि राज्यसभा में शून्यकाल पूरा चला और प्रश्नकाल में भी अहम सवालों के जवाब भी संबंधित मंत्रियों ने दिए। दोपहर 1 बजे राज्यसभा के सभापति ने सत्ता और विपक्ष के नेताओं के साथ बैठक भी की, लेकिन 2 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई, फिर से विपक्ष का हंगामा जारी रहा। सदन में विधायी कामकाज को आगे बढ़ाया गया और राज्यसभा से अहम बिल चर्चा के बाद पारित किए गए। उच्च सदन ने चर्चा के बाद अपतट क्षेत्र खनिज विकास और विनियमन संशोधन बिल 2023 पारित कर दिया। इसके बाद सदन से प्रेस और नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण बिल 2023 भी पारित कर दिया गया। बिल के तहत नियतकालिक पत्रिकाओं और किताबों के रजिस्ट्रेशन का प्रावधान है। प्रकाशक या मुद्रक अपने आवेदन सीधे प्रेस रजिस्ट्रार जनरल को ऑनलाइन दे सकते हैं। इससे पंजीकरण की प्रक्रिया सरल होगी और लगने वाले समय की काफी बचत भी होगी। विदेशी पत्रिकाओं को देश में हूबहू प्रकाशित करने से पहले केंद्र की अनुमति लेना जरूरी होगा। अब प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया आवेदकों को प्रमाण पत्र जारी करेंगे। जो भी बिना रजिस्ट्रेशन के पत्रिकाएं छापेगा, उस पर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। 2004 से 2014 के स्पेशली के बीच में नया घोटाला क्या आया है वही देखते थे, लेकिन इस 9 वर्ष के नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में whether it is in the mineral sector, whether it is in the coal sector or any sector of the government of India or government, there is no allegation of corruption. तो घोटाला का तो छोड़ो, एक करप्शन एलिगेशन भी अभी तक लगा नहीं पाए। ये सिंपल भी है, स्मार्टर भी है, साइमल्टेनियस प्रोसेस भी है और ऑनलाइन हम इसको करके जो 8 चरण पे इसकी आपको स्टेप्स लेने पड़ते थे समाचार पत्र या पत्रिका को रजिस्टर कराने के लिए, अब 8 चरण नहीं होंगे, केवल 1 स्टेप पर ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उधर दोपहर बाद लोकसभा में डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 भी पेश किया गया। इस बिल को पेश करने का कई विपक्षी दलों ने विरोध भी किया और इसे फिर से संसदीय समिति को भेजने की मांग की। ये बिल डिजिटल डेटा की सुरक्षा से जुड़ा है। इसके ऊपर पूरा डिटेल में डिस्कशन होगा। इसके ऊपर जो भी पॉइंट अभी मान्यवर सदस्यों ने रखा है, चाहे पुट्टुस्वामी जजमेंट से संबंधित हो, चाहे कॉम्पेंसेशन से संबंधित हो, मान्यवर चेयरपर्सन सर, हर एक विषय पे डिटेल में डिबेट करने के लिए सरकार तैयार है। लोकसभा में इसके बाद दिल्ली अध्यादेश के बदले लाए गए बिल पर चर्चा हुई, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने हिस्सा लिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी संचालन के लिए अपने आसन पर दिखे। गौरतलब है कि संसद में मणिपुर मुद्दे पर विपक्षी दल भले ही अपने रुख पर कायम हैं, लेकिन राज्यसभा में उनके बॉयकॉट से अहम बिलों को सदन से पारित कराने में मदद मिली है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि मॉनसून सत्र के बाकी बचे दिनों में संसद के दोनों सदनों में कामकाज की रफ्तार और तेज होगी। सत्ता और विपक्ष के बीच अहम मुद्दों को लेकर सहमति बनेगी, जिससे दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चल पाएगी। पार्लियामेंट टीम, टीडी न्यूज। तो आज विधायी कामकाज भी हुआ और कई महत्वपूर्ण बिल भी पास हुए हैं। ऐसे में प्रेस और रजिस्ट्रेशन बिल जो पास हुआ है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ शेखर अय्यर जी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ गए हैं। शेखर जी, आज जब इस बिल पर चर्चा हो रही थी तो सूचना और प्रसारण मंत्री ने कई महत्वपूर्ण तथ्यों को सामने रखा। ये भी बताया कि कैसे पहले तमाम मुश्किलें होती थी, लेकिन अब प्रक्रिया को बहुत सरल कर दिया गया है इस बिल के माध्यम से। तो आपसे समझना चाहेंगे कि क्या महत्वपूर्ण बदलाव आएगा इस बिल से, क्योंकि पत्रकारिता और प्रकाशन जो होता है पत्रिकाओं का, वो जाहिर है कि आज के दौर में उनको अपने आप को सस्टेन करना, अपने अस्तित्व के लिए आगे बढ़ना, काम करना, उसके लिए ये बिल बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल ममता जी, ये जो आज बिल आई है, जो पास हुआ है, ये 100 साल से जो पुराना बिल है, जो पीआरबी एक्ट ऑफ 1867, उसको रिप्लेस कर रहा है। 100 साल से ज़्यादा जो ब्रिटिश काल में जो कानून लाया गया, उस तौर पर जो जिस तरह जो प्रोसीजर्स थे, जैसे आज अनुराग ठाकुर जी बता रहे थे, उस पर क्या था कि आप जाके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में जाके पेश हो, फिर वहाँ डिक्लेरेशन करो, फिर आप अप्लाई करो कि आप अगर कोई भी अखबार स्टार्ट करना चाहता है या कोई भी मैगजीन निकालना चाहता है, उसको पहले अप्लाई करनी पड़ती है रजिस्ट्रार जनरल को, फिर वो परमिशन देंगे। अब वही टाइटल किसी ने और लिया है या उसी नाम पे और कोई मतलब पब्लिश कर रहा है, ये सारे लंबे चक्कर था। लेकिन आज एक सिंगल विंडो सिस्टम है जहाँ पे
आपको केवल ऑनलाइन में अप्लाई करके, जिसको भी कोई अखबार स्टार्ट करना है, कोई पीरियोडिकल करना है, उनको अप्लाई करके बाकी सारा प्रोसेस शुरू हो जाता है। और दूसरी बात इस पे जो है, जो पहले कानून में क्योंकि ब्रिटिश राज के समय में एक प्रकार से कंट्रोल करने के लिए व्यवस्था थी, ताकि ब्रिटिश राज के खिलाफ या विरोध में कुछ ऐसा कोई पब्लिकेशन ना आए जो स्वाधीन संग्राम में कोई किसी को मदद ना आए, इसीलिए किया गया था। लेकिन आज हम आज़ाद है, 75 साल के जब हम मना रहे हैं, इस तरह की जो कानून, जो पुराने कानून है, जो आज के तारीख में कोई उसका मतलब ही नहीं है। तो आज बड़ा सिंपल किया गया, कोई क्रिमिनल ये नहीं है इसमें, मतलब क्रिमिनल प्रोविजन इसको ये किया गया, केवल इतना ही है, अगर बिना परमिशन आप करेंगे, वार्निंग के बाद भी करेंगे तो उसमें कुछ प्रावधान है। वैसे देखा जाए ये बड़ा सरल, जो बात पर बार बार जो प्रधानमंत्री का, हर चीज सरल से होना है। आपके इनकम टैक्स रिटर्न से लेकर एक अखबार स्टार्ट करने के लिए, आप पेपर स्टार्ट करने के लिए जो भी प्रोसीजर, वो सिंप्लीफिकेशन है। उसके ऊपर दूसरी चीज है, मान लीजिए आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है या आपके जो टाइटल की आप मांग रहे हैं उसकी रिजेक्ट होती है, इस बिल में प्रावधान है, एक अपीलेट अथॉरिटी होगी, जिस अथॉरिटी को आप अप्लाई मतलब अपील कर सकते हैं कि मैंने अप्लाई किया लेकिन वो रिजेक्ट हुआ, और क्यों रिजेक्ट हुआ, और आपकी तरफ से भी आप अपने डिफेंस दे सकते हैं। तो पहले वो अपीलेट अथॉरिटी की कोई गुंजाइश नहीं थी। तो एक प्रकार से आप देखेंगे एक मॉडर्न अप्रोच है इसमें। लेकिन शेखर जी, जैसा इसमें यह भी कहा गया है कि कंप्लायंस कम कर दी गई है, पहले बहुत सारे कंप्लायंस करनी होती थी, लेकिन अब वो प्रक्रिया सरल के तहत ही कंप्लायंस कम कर गई है। लेकिन अगर आप कोई सामने दुविधा आती है या आप किसी नियम का पालन नहीं कर पाते हैं, तो आपको समय दिया जाएगा कि आप उस नियम के तहत सही कदम उठा लें। कहां तक ये जो तमाम बातें हैं, बिंदु हैं इस बिल के बड़े बड़े, कहां तक ये पत्रकारिता जगत में ज्यादा पत्रिकाओं का या ज्यादा अखबारों का सामने आने की इस प्रक्रिया को भी प्रोत्साहित करेंगे? क्या बदलाव दिखता है आपको आने वाले वक्त में इस बिल के द्वारा पत्रकारिता जगत में? देखिए, पहले तो ये रेड टेप चला गया ना कि आप इधर भागो उधर भागो। जो 8 प्रक्रिया थी पहले प्रोसेस, एक अखबार स्टार्ट करने के लिए इतनी प्रोसीजर से, जिससे आपको डिस्करेज करता था, क्योंकि ब्रिटिश ये सारे, जैसे ये कानून 1867 का है, तो उसमें यही सिस्टम था, वो किसी को कोई अखबार निकालना या कुछ पत्रिका पब्लिश करना वो नहीं चाहते थे। तो ऐसे ही प्रावधान थे जिसमें आपको बहुत चीज़ों से गुजर के फिर जाके पब्लिश करना पड़ता था। अब केवल इतना ही है कि एक रजिस्ट्रेशन सिंप्लीफाई हुआ है, और कोई प्रोसिक्यूशन, पहले क्या था, अगर आप किसी इस प्रोसीजर्स पे या कानून में कोई आप वायलेशन की शिकार है तो फिर आपको ऊपर कार्रवाई होगी, वो वाला भी हट गया है। अब कहीं जाके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने कोई डिक्लेरेशन करने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन में कर सकते हैं। और दूसरी बात, आप, और जो पहले किताबें भी इसमें आते थे, लेकिन किताबें के लिए अलग कर दिया है, वो एजुकेशन मिनिस्ट्री में चला गया है। और सबसे बड़ी बात एक अपीलेट अथॉरिटी है। देखिए, किसी का कोई टाइटल नहीं मिलता है, पहले क्या था, रिजेक्ट हो गया तो रिजेक्ट हो गया, आप कुछ नहीं कर सकते। अब कम से कम अगर आपके जो एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ, एक अपीलेट अथॉरिटी है जहां आप अपील कर सकते हैं। लेकिन शेखर जी, आज का जो दौर है, बहुत चुनौती है आज के दौर में सही जानकारी सही माध्यम से, सही पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना। ऐसे में जिस तरीके के विनियमन इसमें डाले गए हैं, उदाहरण के तौर पर कि अगर जो भी पत्रिका शुरू करना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है, उस व्यक्ति के ऊपर भी पूरी जांच है कि आप सही व्यक्ति हैं, आपका बैकग्राउंड चेक होगा। जो विदेशी पत्रिकाएं हैं यहां पुनः प्रकाशित हो रही हैं, उनका भी चेक होगा। इस तरीके के विनियमन मौजूदा दौर में, जिसको हम कहते हैं ना एक इंफॉर्मेशन ब्लास्ट, ऐसे में आज के दौर में ये विनियमन भी देश के लिए कितने महत्वपूर्ण? देखिए, सुरक्षा का दृष्टि में इस पे जो प्रावधान जो लाए गए वो है कि देश की सुरक्षा को लेकर, क्योंकि पता नहीं, मतलब ऐसे चीजें आते हैं जो आप देखिए, इंफॉर्मेशन वॉर की बात हो रही है, जब कहीं भी कोई वायलेंस हो गया तो पहले आपको इंटरनेट बंद करना पड़ता है। तो एक प्रकार से नजर ये भी रखना पड़ता है कि कौन क्या पब्लिश कर रहा है, किसके लिए पब्लिश कर रहा है, उसका मोटिव क्या है। इस प्रकार एक मैं नहीं कहूँगा कंट्रोल करने की बात है, लेकिन एक नजर रखने की बात है। तो इस प्रोविजन में प्रावधान है, अगर कोई कन्विक्टेड पर्सन हो, किसी कन्विक्टेड, वो मतलब वो अगर पब्लिश करता रहे, वो नहीं होगा। अगर आप कन्विक्टेड है तो आप अखबार नहीं निकाल सकते जी। अगर आप कोई टेररिस्ट एक्टिविटी से संबंधित है या उसको एनकरेज कर रहे हैं, या वो भी आप नहीं कर सकते। मतलब फ्रीडम है, फ्रीडम एक जेन्युइन ऑनेस्ट पब्लिकेशन के लिए बिल्कुल जगह है, इसमें कोई कंट्रोल नहीं है, कोई आपको प्रेशराइज करने नहीं। लेकिन अगर देश के बाकी जो कानून हैं, देश के सुरक्षा को लेकर,
वो कानून को आपको जैसे कोई नॉर्मल सिटीजन करना है, जैसे उन्हीं को भी करना होगा जो पब्लिशिंग में है, जो अखबार निकालते हैं, जो मैगजीन निकालते हैं। लेकिन ये है जी जी, लेकिन अंत में इस तरीके के सरल प्रक्रिया सरल करने से और बिल के प्रावधान तमाम जो सामने आ ही रहे हैं उसके मद्देनजर क्या आपको लगता है कि जब आज के दौर में बात की जाती है कि कौन पत्रिकाएं पढ़ता है या कौन अखबार पढ़ता है, डिजिटल का जमाना है, ये बात कही जाती है, आपको क्या लगता है कि इस बिल के माध्यम से कहां तक और कई ऐसे लोग सामने आएंगे जो इस तरीके के बिल का फायदा उठाएंगे और लोगों के सामने ज्यादा से ज्यादा सही पत्रिकाएं लाएंगे? देखिए, आजकल वैसे अखबार वैसे ना, मतलब हार्ड कॉपी ना पढ़े, लेकिन आपको तो सॉफ्ट कॉपी में तो आजकल आज भी कई मैगजीन्स हैं जो आपके सॉफ्ट कॉपी निकालते हैं, फिर इंटरनेट एडिशंस होते हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ अभी पूरा हार्ड कॉपी नहीं, हार्ड कॉपी है। लेकिन कानून एक प्रकार से डिस्करेज करता था क्योंकि ये पुराना कानून था। जब प्रधानमंत्री का आह्वान है कि भाई जितने पुराने कानून है, जो ऑब्सोलीट कानून है, जिसका समय मतलब आगे निकल चुका है, जिस कानून को लेकर ब्रिटिश काल में, क्योंकि ब्रिटिश क्या सोचते थे हमेशा, मतलब ब्रिटिश हमेशा देखते थे इस पर राज कर रहे हैं ना, तो उनको ये सारे कानून की जरूरत थी। लेकिन आज स्वतंत्र भारत में ऐसे कानून की जरूरत नहीं है जहां हम अपने लोगों पर हमेशा एक सस्पिशन से देखें। ऐसा नहीं है। आज अगर फ्री कंट्री है, आप जो मिनिमम जितनी रिक्वायरमेंट्स है उसको मीट कीजिए। बिल्कुल, जो लॉज ऑफ द लैंड है, जो कानून है, जो उस कानून को पालित कीजिए और बस खुशी से पब्लिश कीजिए। चलिए, उम्मीद करते हैं कि इस बिल के माध्यम से जो प्रकाशन जगत है वहां पर ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा उन्हें भी। और वैसे भी आपने सही कहा है कि अभी भी हार्ड कॉपीज चलती हैं, सुबह की चाय का मजा अब भी अखबार के साथ ही आता है। बहुत बहुत शुक्रिया शेखर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और न्यूज नाइट में आगे हम बात करेंगे राजस्थान सरकार की। राजस्थान पर बीजेपी का जारी है हमला। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अबे देख, अरे बेटा बच के। You got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी। Switch to Seat. बेटा change soon. It's monsoon. नमस्कार। सबकी तरह मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटता। हमारी मेहनत ही हमें जीवन में आगे लेके जाती है। पर कई बीमारियां ऐसी हैं जो हमारे कदम को जिंदगी भर के लिए रोक देती हैं। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। मलेरिया की तरह ही हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है और ये याद रखिए कि हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। गांव, शहर, अमीर, गरीब, हर जात और धर्म की रेखा पार कर किसी को भी अपनी जकड़ में ले सकता है हाथी पांव। पर डरे नहीं, इसका बचाव आसान है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। याद रखिए, खुशहाल होगा शहर और गांव जब जड़ से मिटेगा हाथी पांव। 10 अगस्त को हाथी पांव से बचाव की दवा अवश्य खाएं। अपने आप को और अपने परिवार को इस दर्दनाक बीमारी से बचाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। बात करते हैं राजस्थान की, क्योंकि राजस्थान को लेकर भाजपा लगातार राज्य सरकार पर हमलावर है। फिर चाहे बात बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा की लाल डायरी में छिपे भ्रष्टाचार की हो या फिर कानून व्यवस्था और महिला अपराधों की। आज सांसद दिया कुमारी और रंजीता कोली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महिलाओं के खिलाफ हो रहे दुष्कर्म की विभिन्न घटनाओं को सामने रखकर राज्य सरकार के इस्तीफे की मांग की।
राजस्थान की राजनीति में इन दिनों दो शब्द सबसे ज्यादा चर्चा में हैं, राजेंद्र गुढ़ा और उनकी लाल डायरी। गहलोत सरकार से बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने बुधवार को राजस्थान में सियासी भूचाल लाने वाली लाल डायरी के 3 पन्ने सार्वजनिक किए तो बीजेपी ने फिर से गहलोत सरकार को निशाने पर ले लिया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लाल डायरी में छुपे भ्रष्टाचार की घटनाओं को बोफोर्स घोटाले जैसा बताया। वो लाल डायरी जो पिछले कई दिनों से चर्चा बनी हुई थी और जिसको लेकर आपने देखा कि विधानसभा के अंदर फिजिकल मैन हैंडलिंग तक हुई, और अब उस लाल डायरी के काले पन्ने भी एक एक करके सामने आने लगे हैं। अभी जो उसके कुछ अंश सामने आए हैं उससे कांग्रेस के अंदर और कांग्रेस की सरकार के द्वारा राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन और इस ढंग की चीजों के साथ पैसे के लेन देन की बातें भी सामने आ रही हैं। गौरतलब है कि बुधवार को राजस्थान के पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने लाल डायरी के पेज जारी कर दावा किया है कि इन पन्नों में सीएम के करीबी और राजस्थान पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने सीएम के बेटे और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव भवानी सामोता सहित अन्य लोगों से लेन देन का जिक्र किया है। बीजेपी का कहना है कि अभी तक एक ही लाल डायरी सामने आई है। राजस्थान सरकार के विभिन्न घोटालों को लेकर जल्दी रंगीन डायरियां सामने आएंगी और फिर कई कांग्रेस के नेता छिपने को मजबूर हो जाएंगे। राजस्थान में भ्रष्टाचार चरम पर है और सरकार के हर स्तर पर बैठे हुए लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। भ्रष्टाचार के आचरण की अगर ठीक से जांच हो तो शायद ये श्रृंखला और लंबी होकर के कांग्रेस पार्टी के आधे नेता जेल में पहुंचेंगे कि किसी व्यक्ति के ऊपर इनकम टैक्स की कार्रवाई हो रही हो और उसके बीच में एक विधायक जा करके मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, वो खुद सदन के पटल पर खड़े होकर के कह रहे हैं कि मुझे मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि वो छीन करके लेके आओ, मैं नेता था, मेरे नेता का आदेश था, इसलिए मानना मेरी मजबूरी थी। उधर कानून व्यवस्था के मसले पर भी बीजेपी गहलोत सरकार को घेर रही है। राजस्थान से भाजपा सांसद दिया कुमारी ने कहा कि हमेशा शांति प्रिय और महिलाओं का सम्मान करने वाला राज्य रेप कैपिटल बन गया है। जो मुख्यमंत्री है वो वहां के होम मिनिस्टर भी हैं। मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि इतनी सारी घटनाएं हो रही है, लगातार कम से कम 20 घटनाएं हो रही हैं राजस्थान में, महिलाओं पे इतना दुष्कर्म बढ़ा है, इतना रेप की घटनाएं, आज राजस्थान पूरे देश का रेप कैपिटल बन गया है। ये एनसीआरबी की आंकड़े कह रहे हैं, हम लोग नहीं कह रहे। नरसिंहपुरा गांव से लापता हुई एक नाबालिग लड़की की हत्या कर उसे जला दिया गया। पूछताछ के लिए 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया पता चलता है कि नाबालिग लड़की की हत्या कर उसे जलाकर मार डाला। राजस्थान बीजेपी ने भीलवाड़ा में एक नाबालिग लड़की की हत्या कर उसे जलाकर मारने की घटना की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई है। गौरतलब है कि राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव है और बीजेपी गहलोत सरकार को लगातार घेर रही है। बीजेपी कानून व्यवस्था और महिला अपराधों के मसले पर राज्य की गहलोत सरकार पर लगातार निशाना साध रही है। मंगलवार को बीजेपी ने नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत जयपुर में महाघेराव का आयोजन किया। शैलेश मिश्रा और रजनी त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जाहिर है भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था के मसले पर भाजपा राजस्थान सरकार पर उठा रही है सवाल। और फिलहाल न्यूज नाइट में यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद करेंगे बात ज्ञानवापी की। ज्ञानवापी पर अहम फैसला होगा एएसआई सर्वे। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। इन्वेस्टमेंट की रेगुलर इंफॉर्मेशन मिलती है क्या? बिल्कुल। योद्धा मुद्रा के लिए पैरों में 3 फीट का गैप। पूछ, विड्रॉ करने के बाद पैसे कितने टाइम में मिलते हैं? सुन सवाल चंद, म्यूचुअल फंड सही है .com पर लॉग इन कर, वहां तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, समझा? कौन सी वेबसाइट? म्यूचुअल फंड सही है .com। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। अब एक नजर डाल लेते हैं प्री कैप पर। अब तक हमने न्यूज नाइट में आपको दिखाया
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन बिल लोकसभा से पास, संसद में जारी है गतिरोध। राजस्थान में बीजेपी का गहलोत सरकार पर हमला जारी। और अब बात करते हैं ज्ञानवापी परिसर की, क्योंकि अब ज्ञानवापी परिसर का एएसआई के द्वारा सर्वे होगा। ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट से खारिज हो गई है। कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के सर्वे पर लगी रोक भी हटा दी है। हालांकि अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया है, लेकिन वहीं हिंदू पक्ष ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट अर्जी दाखिल की है। ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे को लेकर सबकी नजरें इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर टिकी थी। गुरुवार की सुबह ही इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ गया। चीफ जस्टिस की ओर से फैसला आने के बाद ये साफ हो गया कि अब ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर में एएसआई से साइंटिफिक सर्वे कराए जाने संबंधी वाराणसी जिला जज के फैसले को चुनौती देने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज कर दी है। लीगल पोजीशन यही है कि एएसआई सर्वे किसी भी स्टेज पे हो सकता है, और जैसे कि आज मुस्लिम पक्ष का बराबर आर्गुमेंट था कि एएसआई सर्वे स्टेज पे नहीं हो सकता है, उस आर्गुमेंट को भी कोर्ट ने खारिज किया और हमारे जितने तर्क थे, कंटेंशंस थे, सारे आर्गुमेंट्स को कोर्ट ने इन टोटो माना है और कहा एएसआई सर्वे से किसी को कोई नुकसान नहीं होने वाला। हाई कोर्ट ने कहा कि वाराणसी जिला कोर्ट के फैसले का पालन हो। हाई कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि इससे किसी को नुकसान नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि न्याय हित में सर्वे कराया जाना उचित है। कोर्ट ने सर्वे को लेकर एएसआई की तरफ से दिए हलफनामे को लेकर कहा कि उस पर अविश्वास करने का कोई आधार नहीं है। हलफनामे में एएसआई ने कहा था कि उनके सर्वे से ज्ञानवापी परिसर में किसी भी प्रकार का इंच भर भी नुकसान नहीं होगा। हाई कोर्ट के फैसले के बाद ज्ञानवापी परिसर के आसपास पुलिस की चौकसी बढ़ गई है। उच्च न्यायालय के फैसले के बाद वाराणसी जिलाधिकारी एस राजलिंगम का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश का पालन होगा। एएसआई द्वारा कल से सर्वे शुरू कराने के लिए जिला प्रशासन से मदद मांगा। जिला प्रशासन के तरफ से उनको जो भी मदद चाहिए उपलब्ध कराया जाएगा। तमाम पक्षों ने जहां फैसले का स्वागत किया, तो वहीं अब मुस्लिम पक्ष ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस बीच यूपी सरकार ने भी फैसले का स्वागत किया है। माननीय उच्च न्यायालय ने जो एएसआई को सर्वे का आदेश दिया है, उसका स्वागत करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि सर्वे के माध्यम से जो मुगल आक्रमणकारियों ने मंदिर का विध्वंस किया था और उसको छिपाया गया था, वो सच बाहर आएगा। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सर्वे की इजाज़त दे दी है और जाहिर सी बात है कोर्ट का ऑर्डर है, उस पर अमल किया जाएगा। लेकिन मुस्लिम साइड यही चाहता था कि ये जो हमारी तकरीबन 600 साल पुरानी मस्जिद है, उसमें किसी किस्म की कोई खुदाई ना की जाए। दरअसल वाराणसी के जिला जज डॉक्टर अजय कुमार विश्वेश ने ज्ञानवापी सर्वे का आदेश जारी किया था। जिला कोर्ट ने एएसआई सर्वे का काम पूरा कर 4 अगस्त को रिपोर्ट देने का आदेश जारी किया था। जिला कोर्ट के फैसले के बाद एएसआई की टीम ने 24 जुलाई को सर्वे का कार्य शुरू किया था। सर्वे का कार्य शुरू होते ही मस्जिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई सर्वे पे तत्काल रोक लगाते हुए 26 जुलाई शाम 5 बजे तक फैसला सुनाने का आदेश दिया। हाई कोर्ट ने सुनवाई करने के बाद 27 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब फैसला आ गया है। माना जा रहा है कि सर्वे का काम जल्द ही शुरू हो सकता है। वाराणसी से हरिकेश और रामेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जाहिर है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अब मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया, जिससे ये स्पष्ट है कि अब ये एएसआई सर्वे होगा, जिससे जुड़ा है हमारा आज का विशेष जो कहता है ज्ञानवापी एएसआई सर्वे से सच आएगा सामने। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर बीआर मणि, एएसआई के पूर्व अधिकारी जो 31 वर्ष से एएसआई के साथ कार्यरत रहे और अब नेशनल म्यूजियम के डीजी। साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं डीके दुबे जी जो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं। दोनों मेहमानों का मैं स्वागत करती हूं। डॉक्टर मणि, चूंकि अब ये पूरा मामला आगे क्या मोड़ लेगा, ये सब इस बात पर निर्भर करेगा कि एएसआई क्या साक्ष्य एकत्रित करता है।
ऐसे में जाहिर है एक बहुत बड़ी चुनौती, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एएसआई के कंधों पर। तो किन मायनों में ज्ञानवापी परिसर का सर्वे किया जाना एएसआई के लिए एक बड़ी चुनौती, क्या देखते हैं चुनौती आप इसमें? देखिए, कोई भी सर्वे होता है तो उसका जो नॉर्मल कोर्स में सर्वे होता है तो पहले एक्सप्लोरेशन करते हैं, उसके बाद फिर एक्सकवेशन होता है और फिर सारी चीजें इकट्ठी होती हैं और उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हमारे सामने मंदिर भी है, मस्जिद भी है, दोनों इमारतें मौजूद हैं। अयोध्या में ऐसा नहीं था, वहां मस्जिद जा चुकी थी और एक माउंट बन गया था जिसके ऊपर हम लोगों ने एक्सकवेशन किया। लेकिन यहाँ स्थिति भिन्न है, इसलिए यहाँ ज्यादा चैलेंजेस, और इन चैलेंजेस में इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि किसी की धार्मिक भावना को क्षति ना पहुंचे और साथ ही साथ जो सर्वे के लिए आदेश मिला है हाई कोर्ट की तरफ से उसका पालन हो। और सर्वे में खास तौर से जो आर्टिस्टिक एलिमेंट्स हैं उनकी स्टडी की जाए, डॉक्यूमेंटेशन किया जाए। जो आर्किटेक्चर है वहाँ का, उस आर्किटेक्चर को समझा जाए। जो मौजूदा हालत में दिखता है उसकी पूरी तरह से स्टडी की जाए। तहखानों में संभवतः अलाउड है, वहाँ जाकर के स्टडी हो। और जहां तक साइंटिफिक सर्वे की बात है, मैं नहीं कहूंगा कि चूंकि जो डेटिंग की बात है, डेटिंग वाला काम शायद अभी नहीं हो सकता। जी, उसमें वैसे भी वो जो शिवलिंग नुमा आकृति है उस पर तो कार्बन डेटिंग के लिए बिल्कुल ही मना कर दिया गया है। क्योंकि आप तकनीक की बात कर रहे हैं, मैं वापस इसी तकनीक वाले मुद्दे पे आती हूँ, क्योंकि आपने जो अयोध्या में खुदाई हुई थी एएसआई के द्वारा, आपने उस खुदाई का नेतृत्व किया था और आपने स्पष्ट किया है कि इस ज्ञानवापी की तुलना अयोध्या की खुदाई से नहीं की जा सकती। यहाँ तो शर्त ही यही है कि आपको किसी भी चीज को खराब नहीं करना है। ऐसे में ये जो तकनीक की बात हो रही है, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार तकनीक की बात हो रही है, ऐसे में डॉक्टर मणि कहां तक इस तरह की तकनीक के माध्यम से वो तथ्य सामने आ सकते हैं जो इतिहास में छिपे हैं या यहाँ पे अवशेषों में या मस्जिद के नीचे जो क्षेत्र है वहां पर छिपे हुए हैं, कहां तक संभव होगा इस तकनीक से? हाँ, जो ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सर्वे है आजकल बहुत कॉमन हो गया है और इसकी शुरुआत मैंने 1992-93 में की थी। दिल्ली में 2-3 साइट्स पे एक्सकवेशन के दौरान, और बाद में अयोध्या में भी ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सर्वे हुआ। इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनको जमीन के भीतर भेजा जाता है। वो 20 से 30 मीटर नीचे तक जाती हैं और इन रिटर्न जो पल्सेस वापस आती हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है। और रिकॉर्ड करने के बाद ये जो एक्सपर्ट्स हैं वो निर्धारित करते हैं कि इसमें कोई हमें अलाइनमेंट दिख रहा है या नहीं। जो अगर कोई अलाइनमेंट दिखता है तो उसके आधार पे हम ड्राइंग तैयार करते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक इंडिकेशन है कि यहाँ पर निचली सतह में कोई संरचना है। उस संरचना का क्या प्रकार है, वो संरचना किसी धार्मिक संरचना से संबंधित है या नहीं, इसका पता नहीं चल सकता। चलिए, मैं वापस आऊंगी आपके पास डॉक्टर मणि। हमारे साथ स्टूडियो में डीके दुबे जी भी हैं जो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं। और दुबे जी, चूंकि हम जानते हैं कि अब ये इलाहाबाद हाई कोर्ट से पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच रहा है, हिंदू पक्ष ने केवियट दाखिल की है तो मुस्लिम पक्ष ने भी वहां पे अपील की है कि उनकी सुनवाई जल्दी की जाए। ऐसे में ये, क्योंकि जिस तरीके की बातें, जिस तरीके के तर्क वितर्क रखे गए थे निचली अदालत में, हाई कोर्ट में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आप ये पूरे मामले को क्या रुख में आगे बढ़ता देखते हैं? देखिए, एक तो स्वाभाविक सी प्रक्रिया है कि नीचे की अदालत ने ऑर्डर दिया तो व्यक्ति के पास ऑप्शन होता है, उस ऑप्शन का इस्तेमाल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में वो कर रहे हैं। सत्य ये है कि जब पहली बार
सर्वे का ऑर्डर दिया गया था, जनरल सर्वे का, एक कमीशन अपॉइंट किया गया था, वो पूरा नीचे वहां से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से फिर से सीनियर जज के पास भेजा गया था और फिर वो घूम कर आया था। उस बात में जो तथ्य सामने आए, उन तथ्यों के आधार पर न्यायालय निर्णय नहीं देना चाहता, इसलिए न्यायालय अब उसको साइंटिफिकली जांच करवाना चाहता है कि उसका वैज्ञानिक पक्ष भी, मतलब और ज्यादा साक्ष्य इकट्ठे हो जाएं, और ज्यादा फैक्ट इकट्ठे हो जाएं, उसके बाद निर्णय दिया जाए। तो मुझे लगता है कि चूंकि ये उसी पहले वाले सर्वे का एक्सटेंशन है और अब पहले वाले सर्वे के साइंटिफिक पहलू जानने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए कोई बहुत उम्मीद सुप्रीम कोर्ट में नहीं की जानी चाहिए कि सब इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दें, क्योंकि ये कोई फैसला नहीं है, ये कानून के आधार पर कोई निर्धारण नहीं है, ये तो फैक्ट जानने की प्रक्रिया है और कानून की ये सामान्य प्रक्रिया है कि हम निर्णय देंगे किस पर। जब तक मेरे सामने पूरे तथ्य ना होंगे, तो तथ्य जानने के लिए वैज्ञानिक आधार है, तो जो उसकी अथॉरिटी है, जैसे एएसआई अथॉरिटी है, तो एएसआई से पूछेंगे कि भाई आप बताओ, तो एएसआई उस पर पहले सर्वे करेगी, पहले उसको जाकर वैज्ञानिकली जो उनके पास इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, उन इंस्ट्रूमेंट के आधार पर वो अपनी एक रिपोर्ट बनाएंगे कि भाई हमको ये लगता है। यहाँ तो मुस्लिम पक्ष का तो यही कहना है ना कि इस सर्वे को ही रोका जाए, वो तो यही एक मंशा के साथ जा रहे हैं। वो एक तर्क बार बार दे रहे हैं, उपासना स्थल अधिनियम का उल्लंघन हो रहा है। ये हम जानते हैं कि ज्ञान वापी को लेकर पहले भी याचिकाएं डलती रही हैं कि इसका सर्वे होना चाहिए एएसआई के द्वारा, लेकिन हर बार इसी का विधेयक का, इसी बिल का, इसी कानून का हर बार हवाला दिया जाता रहा है। हालांकि ये कानून भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसको लेकर भी चुनौती दी गई है कि कितना वैध है। तो ऐसे में अब अगर यही तर्क दिया जाता है तो क्या इसकी कोई वैधता रहेगी? ये बात आज ऑनरेबल, भाई पिछली हेयरिंग में ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने भी गया था। बिल्कुल, इसलिए चीफ जस्टिस ने हाई कोर्ट के कहा है कि भाई सर्वे करवाने से, ज्यादा अच्छी जानकारी लेने से दोनों पक्षों का लाभ है। अभी कोई हम फैसला नहीं करने जा रहे, कानून लगाने जा रहे हैं। देखिए, एक चीज समझने की आवश्यकता है कि कानून तभी लगेगा जब हमारे पास तथ्य होंगे। बिना तथ्यों के, बिना जानकारी के, बिना उसका पूरा स्टेटस जाने हम कानून लगाएंगे कैसे? तो आप कहते हो ये कानून ऐसा कहता है, क्या उस कानून ने सर्वे करने को मना कर दिया है? क्या उसने जानकारी लेने से मना कर दिया? आप ऐसे समझिए, हम कोर्ट को बाहर निकाल देते हैं, एएसआई को किसी भी देश के स्ट्रक्चर की सांस्कृतिक और उसकी जो भौगोलिक स्थिति है या उसकी जो ऐतिहासिक स्थिति, वो जानने का अधिकार तो है। एएसआई करता रहता है, न्यायालय में केस नहीं होता तो क्या एएसआई नहीं करता? एएसआई के पास ऐसे हजारों डेटा मंदिरों के हैं, ऐसे हजारों डेटा मस्जिदों के हैं जो संरक्षित मंदिर या मस्जिद हैं। और मंदिर मस्जिद छोड़ दीजिए, कोई उनको पुराना भूखंड भी मिल जाता है और यह पता लग जाए कि 1000 साल 2000 साल पुराना है, तो उसको भी वो साक्ष्य इकट्ठे करते हैं। तो एएसआई केवल साक्ष्य इकट्ठे कर रही है। अब कानून क्या लगेगा, ये तो तब तय होगा जब साक्ष्य कोर्ट के सामने रख दिए जाएंगे। इसीलिए पिछली बार भी जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये लोग गए थे और 1991 तब भी कहा गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम स्टे नहीं दे सकते इसके आधार पर, अब निचली अदालत में जाइए। वहां से चलते चलते फिर सुप्रीम कोर्ट आए, तो तथ्य इकट्ठे करने में कोई बुराई नहीं और कोई कानून इस पर अभी लागू नहीं हो सकता। ये बात इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्पष्ट की। इससे पहले कि मैं डॉक्टर मणि के पास वापस जाऊं, दुबे जी, एक और सवाल, क्योंकि अब इस पूरे मसले में बौद्ध पक्ष भी आ गया है, इससे भी इस पूरे मामले पर कुछ असर दिखता है? नहीं, बौद्ध पक्ष अभी मुझे तो नहीं लगता न्यायालय में पक्ष बन गया। जब हम पक्ष की बात करते हैं तो बाकायदा न्यायालय में तथ्यात्मक आधार पर किया गया है। हाँ, तो अभी उसका निर्णय होगा कि इनको उसकी पार्टी माना जाए कि ना माना जाए, अभी तो वही तय होगा। उसके बाद इसमें एंट्री जो भी जैसी भी होगी। जी जी, डॉक्टर मणि, अभी हम बात कर रहे थे टेक्नोलॉजी की, तो क्या आपको लगता है, क्योंकि आपने बताया कि किस तरीके से जो हम रडार टेक्निक की बात कर रहे हैं, इससे एक सीमित जानकारी हम तक मिल पाएगी, क्या आपको लगता है आपके अनुभव के आधार पर कि आने वाले वक्त में कार्बन डेटिंग जैसी, क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि कितनी पुरानी है ये इमारत, तो ऐसे में आने वाले वक्त में क्या इस तकनीक का भी प्रयोग किया जा सकता है? देखिए, कार्बन डेटिंग जो है वो किसी पत्थर की या इमारत की नहीं होती। कार्बन डेटिंग हमेशा कोई ऑर्गेनिक मटेरियल होगा, लकड़ी हो या कोई पौधे हो या हड्डियां हो, उनकी डेटिंग हो सकती है। और कार्बन डेटिंग के लिए ये आवश्यक होगा कि कहीं न कहीं एक आध छोटी मोटी ट्रेंच लगाई जाए
और निचले सतह में अगर कोई कार्बन के सैंपल्स मिलते हैं तो उनकी डेट की जाए, तभी कार्बन डेटिंग संभव है। और अगर जैसे वर्तमान मुद्दे में इस केस में किसी भी एक्सकवेशन को मना किया गया है और एएसआई ने उसके लिए हलफनामा भी दिया है, बिल्कुल, तो ऐसे में बिना खुदाई किए कार्बन डेटिंग तो नहीं हो सकती। ये है कि दूसरे तरीके हैं, जैसे जो आर्टिस्टिक एलिमेंट्स हैं उस जगह जो मिलते हैं, या आर्किटेक्चर की जो स्टाइल है उनका अध्ययन हो सकता है। इवन लिटरेरी एविडेंसेस जो है उनका भी अध्ययन होना चाहिए, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा लिटरेचर है, पुराण हैं और दूसरे ग्रंथ हैं जिनमें स्पष्ट लिखा है कि देवस्य दक्षिणे भागे वापी तिष्ठति शोभना, अर्थात जो महादेव का या शिव का मंदिर है उसके दक्षिण भाग में वापी यानी ज्ञान वापी स्थित है। जी, तो यानी ये मान सकते हैं कि इस पूरे मामले में जब ऐसा ही काम करेगा तो उसी के साथ जो इतिहासकार हैं या अन्य लोग हैं वो लोग जुड़ेंगे तो एक पूरी तस्वीर स्पष्ट होती नजर आएगी। लेकिन सबसे पहले नजर आएगी एएसआई को अपने सर्वे में क्या कुछ मिलता है। फिलहाल वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। और न्यूज नाइट में आगे वक्त एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे मेरी माटी मेरा देश अभियान। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। नमस्कार। सबकी तरह मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटता। हमारी मेहनत ही हमें जीवन में आगे लेके जाती है। पर कई बीमारियां ऐसी हैं जो हमारे कदम को जिंदगी भर के लिए रोक देती हैं। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। मलेरिया की तरह ही हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है, और ये याद रखिए कि हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। गांव, शहर, अमीर, गरीब, हर जात और धर्म की रेखा पार कर किसी को भी अपनी जकड़ में ले सकता है हाथी पांव। पर डरे नहीं, इसका बचाव आसान है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। याद रखिए, खुशहाल होगा शहर और गांव जब जड़ से मिटेगा हाथी पांव। 10 अगस्त को हाथी पांव से बचाव की दवा अवश्य खाएं। अपने आप को और अपने परिवार को इस दर्दनाक बीमारी से बचाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ड्रीम कार है मेरी। म्यूचुअल फंड से इस ड्रीम को अपना गोल बना ले। इतने पैसे नहीं यार मेरे पास। देख, लाइफ में तेरा जो भी गोल हो, बड़ा या छोटा, उसके लिए हर महीने अलग अलग एसआईपी में इन्वेस्ट कर। जितना बड़ा गोल उतना बड़ा अमाउंट और उतना ज्यादा टाइम। ये तो सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। और ब्रेक के बाद अन्य खबरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा से फोन पर बात की। दोनों नेताओं ने भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा से बात करके खुशी हुई। हम अपने राजनयिक रिश्तों की 30वीं सालगिरह मना रहे हैं। हमने अपनी बातचीत में द्विपक्षीय सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की। मैं इसी महीने जोहानिसबर्ग में आयोजित होने जा रहे ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए उत्सुक हूं। राजधानी दिल्ली के संसद परिसर में गुरुवार को वेब पोर्टल स्टडी इन इंडिया लॉन्च किया गया। ये सेवा विदेशों से आने वाले छात्रों को भारत में उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश पाने में सक्षम बनाएगी। वेब पोर्टल स्टडी इन इंडिया अपनी तरह की एक अनूठी पहल है जो शिक्षा मंत्रालय के तहत भारत सरकार और विदेश मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है।
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का लोकार्पण किया। पोर्टल को लॉन्च करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में विदेशों से छात्र भारत में अध्ययन करने के लिए आएं। इस दिशा में भारत सरकार के 3 मंत्रालय मिलकर काम कर रहे हैं। स्टडी इन इंडिया का एक नया पोर्टल आज शिक्षा विभाग की ओर से लोकार्पित किया गया। भारत सरकार की 2 और अन्य महत्वपूर्ण विभाग होम मिनिस्ट्री और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की कोलैबोरेशन में वीसा और फॉरेन स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन जैसे नियमों को और ईज करे और सुविधाजनक हो, इसीलिए तीनों विभाग मिलकर इस पोर्टल का निर्माण किया है। और समारोह को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि इस पोर्टल के अस्तित्व में आने के बाद छात्रों को सहूलियत के साथ साथ वीजा प्राप्त करने में भी आसानी होगी। I note the integrated approach of the portal that enables user-friendly application processes for international students. From registration to visa approval, this simplifies their entire journey, facilitating the choice of desired courses and receiving offers from relevant institutions. From an Indian perspective, there is no question that the presence of international students will be to the benefit of domestic ones. It will connect them more closely to a globalizing world and prepare them better for the global work. और अब बात मेरी बाटी मेरा देश अभियान की, जिसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए सरकार ने एक पोर्टल बनाया है। कोई भी व्यक्ति मिट्टी या मिट्टी के दिए के साथ सेल्फी अपलोड कर सकता है। देश के हर क्षेत्र की मिट्टी को इकट्ठा करने वाली एक अमृत कलश यात्रा का भी आयोजन होगा, जिसके तहत 7,500 कलश में मिट्टी लाकर दिल्ली में अमृत वाटिका स्थापित होगी। ईदों की विरासत से समृद्ध राष्ट्र मेरी माटी मेरा देश अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने को तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में इस अभियान की घोषणा की थी। इस पहल का उद्देश्य उन हमारे नायकों के वीरतापूर्ण बलिदान को नमन करना है, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। वीरों का वंदन, क्योंकि जहां और उन गांवों में जो भी वीर जो आज उपस्थित हैं, चाहे वो फ्रीडम फाइटर हों या जो सर्विंग या रिटायर्ड मिलिट्री पैरामिलिट्री के जो लोग हैं, उनका भी वंदन इस कार्यक्रम में किया जाएगा। इस अभियान में बड़े पैमाने पर जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया। इस पर कोई भी व्यक्ति मिट्टी या मिट्टी के दिए के साथ सेल्फी अपलोड कर सकता है। इस दौरान विकसित भारत के निर्माण में जुटने का संकल्प लिया जाएगा। अभियान के तहत गांव, ब्लॉक और नगरों में कई कार्यक्रम होंगे। वीरों के बलिदान की स्मृति वाली पट्टिकाएं भी इस अभियान का प्रमुख हिस्सा होंगी। युवा कार्य विभाग की एक वेबसाइट है yuva.gov.in। उसी पर एक वेब पेज बनाया गया है मेरी माटी मेरा देश.gov.in। इस वेब पेज के माध्यम से हमने सारी सूचना राज्यों के साथ, स्थानीय निकायों के साथ, पंचायतों के साथ साझा की है। देश के हर क्षेत्र की मिट्टी को इकट्ठा करने वाले एक अमृत कलश यात्रा का भी आयोजन होगा। इसके तहत 7,500 कलश में मिट्टी लाकर दिल्ली में अमृत वाटिका स्थापित की जाएगी। प्रसार भारती ने इस अभियान के प्रसारण के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। प्रसार भारती की ओर से आकाशवाणी और दूरदर्शन के संपूर्ण नेटवर्क को इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और जो भी गांव-गांव में और नगरों में कार्यक्रम हो रहे हैं, उनकी कवरेज करने की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। देश की आज़ादी के वीर नायकों को नमन करने के लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान बड़ी पहल है। यह अभियान आत्मनिर्भरता के पथ पर आगे बढ़ रहे एकजुट और सशक्त राष्ट्र द्वारा अपने वीरों को श्रद्धांजलि है। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, टीटी न्यूज। तो आइए हम सब भी हिस्सा लें और सफल बनाएं मेरी माटी मेरा देश अभियान। न्यूज नाइट में आज बस इतना ही, लेकिन अंत में हम आपको छोड़े जा रहे हैं देश से जुड़े कुछ अन्य खबरों के साथ फटाफट अंदाज में। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने आज दक्षिण पश्चिमी सेना कमान का दौरा किया और कमान के शीर्ष अधिकारियों के साथ बातचीत की। उन्होंने संयुक्तता और अंतर सेवा समन्वय पर चर्चा की। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने नरेश दहिया द्वारा दायर मानहानि मामले में ओलंपिक पदक विजेता पहलवान बजरंग पूनिया को तलब किया।
कोर्ट ने पुनिया को बतौर आरोपी 6 सितंबर को तलब किया है। शिकायतकर्ता नरेश दहिया ने आपराधिक मानहानि शिकायत के माध्यम से कहा है कि 10 मई को जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान बजरंग पुनिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में इंडिया स्टेनलेस स्टील एक्सपो कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए। ये कार्यक्रम 3 अगस्त से 5 अगस्त तक चलेगा। इस कार्यक्रम में देश विदेश की कई नामचीन हस्तियों के साथ 150 से ज्यादा कंपनियां और करीब 10,000 डेलीगेट हिस्सा लेंगे। असम में बाढ़ की स्थिति सामान्य बनी हुई है। फिलहाल कोई भी नदी खतरे के स्तर से ऊपर नहीं बह रही है। बक्सर जिले से बुनियादी ढांचे के नुकसान की खबरें आई हैं। वहीं राज्य क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य के कई जिलों में बारिश होने की संभावना जताई है।